हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो है यूजीसी नेट का हम मैराथन सीरीज़ चला रहे हैं। तो इसमें जो है 4 लेक्चर्स हम ऑलरेडी ला चुके हैं और भी हम लेक्चर्स 10-12 और लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो इसमें मैंने जितने इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मोर देन 2000-3000 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और सारे लाइब्रेरी साइंस से जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने वन लाइनर्स के फॉर्म में इंक्लूड किया है। तो ये हमारी 5th वीडियो है। तो आप इसके पहले के वीडियोज़ देखें, और भी हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि हम लोग वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपको पहुंच सके। नहीं तो इतने ज़्यादा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे कि ये सब छिप जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो आया और गया। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था एसडीआई जो है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है। हाँ, अब देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन ज्योग्राफिकल सोर्सेज। स्केल एंड प्रोजेक्शन आप समझ रहे हो ना, कि जैसे स्केल हो गया, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो जाता है। और मतलब प्रोजेक्शन में आपने देखा होगा कि मैप का जैसे प्रोजेक्शन होता है, तो वो भी जैसे कार्टोग्राफी कहते हैं मैप बनाने को, तो उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं अलग अलग। ठीक है जी। कि जैसे आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इसमें बता देता हूँ कि इक्वेटर से ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं ना, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, उनकी साइज़ उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी दिखती है। और इक्वेटर के नीचे जो कंट्रीज़ हैं, वो आपको साइज़ उन्हें छोटा दिखाया जाता है, जबकि वो साइज़ बड़ा होता है। जैसे अफ्रीका का साइज़ आप देखोगे, अफ्रीका कंटिनेंट जो है, तो वो रियल में बहुत बड़ा है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो मैप जो बनता है वो आपको जैसे मैप तो आपको गोल नहीं बनता है ना, जैसे ग्लोब पे होता है, उसको आपको काट के जो है मतलब फ्लैट सरफेस पे जब बनाया जाता है, तो इसलिए छोटा दिखता है। तो वही प्रोजेक्शंस कहते हैं। कैन बी फाउंड इन ज्योग्राफिकल सोर्सेज। ठीक है जी। अब देखो, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका स्टॉप पब्लिशिंग इन प्रिंट सिंस 2012। ये मैंने पहले भी बताया था, 2012 के बाद जो है इसका केवल ई प्रिंट आता है। अब देखो, बुक्स इन प्रिंट जो है सो आपको बायोग्राफिकल सोर्स हो गया। नहीं, ये मुझे लगता है ये गलत है। देखो, ये हुआ हुज हु इन इंडिया जो है, ये आपका है बायोग्राफिकल सोर्स, बायोग्राफी जो कहा जाता है ना, ये आपका जो है बायोग्राफिकल सोर्स हो गया। ये आपको कॉमन सेंस से बता सकते हो कि बायोग्राफी किसे कहते हैं, किसी के बारे में। जैसे महात्मा गांधी हो गए हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए हैं, फिर जैसे वीर सावरकर हो गए हैं, पहले के जितने भी हो गए उनकी बायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम को कह सकते हो, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत लोग हैं, साइंटिस्ट हो गए हैं, फिर आपके लीडर्स हो गए हैं, थे ऐसे। तो वो बायोग्राफिकल सोर्स है। तो हुज हु इन इंडिया जो बायोग्राफी का होना चाहिए। अब देखो, बुक्स इन प्रिंट जो है, बुक्स इन प्रिंट क्या होता है, वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी, बुक्स इन प्रिंट जो है सो आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता है। कि कोई पब्लिशर जो है सो अपना डालता है कि हमारे यहाँ से इतने बुक्स प्रिंट हुए हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेड बिब्लियोग्राफी। अब देखो, अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी है, ये आपका बिब्लियोग्राफी और पेरियोडिकल्स जितने भी पब्लिश होते हैं, उनका जो बिब्लियोग्राफी जो रिकॉर्ड होता है, वो अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगा। अब देखो, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो एक डायरेक्टरी है। ठीक है जी। अब वाइट टेकर्स एल्मनैक क्या है। एल्मनैक मैंने क्या बताया था आपको, एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहता है, उसको एल्मनैक कहते हैं। और जैसे जोग्राफिकल जैसे लोकेशंस वगैरह से होता है, प्लेसेज के बारे में, तो उसको गैजेटियर कहते हैं। अब देखो, अर्लिस्ट इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी है, ईयर ऑफ स्टार्टिंग पब्लिशर्स वीकली। अब देखो, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या पता नहीं कुछ है, V50 ऑफ लाइब्रेरी जर्नल।
ऐसे कुछ करके, ये सब बस आप देख लो बस। डेटा इंडिया है, इंफॉर्मेशन ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। छोड़ो, इसे भूल जाओ, मैंने बनाया होगा कुछ, मैं भूल गया हूँ। ये मैच द फॉलोइंग था ना, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट सही से नहीं पता चल पा रहा है। और देखो जे थॉम्सन जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरीज, ये आप याद कर सकते हो। बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरीज वो जो लिखे हैं वो जे थॉम्सन। अब देखो एस हॉलकिट ऑफ जे लैंग, डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनोमस लिटरेचर, ये एस हॉलकिट ऑफ जे लर्निंग इनसे रिलेटेड है। ये सब मैच द फॉलोइंग है, तो आप समझ सकते हो। अब देखो विलियम ए काज जो है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, विलियम ए काज। अब के डी मेटकैल्फ जो है प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग, के डी मेटकैल्फ से रिलेटेड है। तो देखो इंडेस्ट क्या है, कंसेप्ट जे गेट। जे गेट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। जे गेट क्या है, देखो जैसे एक मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में कंसोर्टियम के बारे में। कंसोर्टियम क्या होता है, कंसोर्टियम कहते हैं कि जब मान लो कि आईआईटीज़ है, 30 आईआईटीज़ है, और इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में यू विल बी सरप्राइज टू नो इट्स मोर देन 9000 प्लस। तो ये सब का कंसोर्टियम बना दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग जो है मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, जैसे यूजीसी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर जैसे आईआईएम्स हो गए। तो ये सब रिसर्च जर्नल्स वगैरह अलग अलग बाई करेंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा और रिसोर्स शेयरिंग में भी हेल्प नहीं मिलेगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप मान लो कि दो रिसर्च का डेटाबेस खरीदे हो और दूसरा आईआईटी 4 खरीदे। कोई आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे हुआ या चेन्नई हुआ, मद्रास जो है वो बहुत अमीर है, तो वो जैसे 10 डेटाबेस और मतलब रिसर्च वाले जो जर्नल्स होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन ले लें, तो ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगा ना, और रिसोर्स शेयरिंग भी नहीं हो पाएगा। वहाँ पे मुश्किल से मानो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपके जो है मतलब 30 या फिर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब उसमें मतलब कैसे हो सकता है। तो 40 स्टूडेंट के लिए आप मतलब लगभग 1.5 करोड़ का डेटाबेस लोगे, तो उसके बाद उसका फ़ायदा तो नहीं है। तो इसीलिए कंसोर्टियम बनाया जाता है कि जिसमें सेम जिन्हें रिक्वायरमेंट होता है वो लोग जो है मतलब एक साथ मिल के, जिसे कंसोर्टियम कहते हैं, और उसके बाद बाई करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो जे गेट जो है ना, तो इसके थ्रू होता है। अब देखो इंडेस्ट जो है, इंडेस्ट याद रखो, उन्होंने जे गेट बनाया एज ए कस्टमाइज्ड गेट फॉर ई जर्नल सब्सक्राइब बाय द मेंबर लाइब्रेरी। समझ गए। अब देखो जे गेट प्रोवाइड्स अ कॉमन एक्सेस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इट्स मेंबर्स टू सर्च एंड शेयर रिसोर्स सब्सक्राइब बाय द मेंबर लाइब्रेरीज। आगे समझ में। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हाँ देखो ये आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकली सजाया हुआ है, ये बहुत आता है क्वेश्चन ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से। तो मैंने पहले बताया था कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो सबसे पहले आया था, पुराना है, 1759 या समथिंग में, हाँ 1768 में ये पब्लिश हुआ था। अब देखो उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना पहले ब्रिटेन का पब्लिश हुआ, फिर अमेरिका का पब्लिश हुआ। उसके बाद मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैग्रो हिल, उससे आपको याद होगा जैसे टीएमएच की बुक आती थी टाटा मैग्रो हिल की, तो वो टाटा और मैग्रो हिल के साथ मतलब दोनों पब्लिशिंग एजेंसी का टाई अप था। जैसे ही पहले ब्रिटानिका वहाँ का ब्रिटेन जो है यूके से जो पब्लिश हुआ वो इंसाइक्लोपीडिया, फिर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, फिर टीएमएच उस समय नहीं था, तो मैग्रो हिल जो है वहाँ का। अब मैग्रो हिल का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको याद भी हो गया होगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब ब्रिटेन का, उसके बाद अमेरिका का, उसके बाद जो जो मैग्रो हिल था, अब उसके बाद जो है लाइब्रेरी वाला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ओरिजिन, ये भी आपका क्रोनोलॉजिकली वाला क्वेश्चन है। तो लाइब्रेरी जर्नल सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर लीसा, अब सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। समझ गए।
तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो था लाइब्रेरी वाले में वो उसके लाइब्रेरी जर्नल नाम था। उसके बाद जो है उसका जो है लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस नाम हो गया, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर लीसा, उसके बाद सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है जी, एक सेकेंड, मुझे लगता है हाँ, देखो लीसा जो है ये पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब टाइटल ऑफ लीसा प्रीवियसली लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, जो लीसा जो पहले पब्लिश करता था उसका नाम था लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विसेज जो है ये रंगनाथन जी का दिया हुआ है। ऐसा रंगनाथन जो थे हमारे लाइब्रेरी के माई बाप, उनका। तो कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विसेज मतलब क्या होगा? देखो रेफरेंस सर्विसेज में एक जैसे रेडी रेफरेंस सर्विसेज होता है, तो रेडी रेफरेंस सर्विसेज हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन जो है तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उनका रेडीमेड इन्फॉर्मेशन आपको रेफरेंस सेंटर में रहता है कि कोई आया, पूछा और हमने दिया, या फिर कोई मेल किया तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर स्पीड पोस्ट से भेजे या मेल किए, कॉल किए, आपने देखा और तुरंत हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो वो रेडी रेफरेंस सर्विसेज होता है। तो वो ऐसा रंगनाथन जी का दिया हुआ है। अब सर्च स्ट्रैटी इज द लुकिंग मिरर इन द डार्क, WA काज, काज, ये इनका स्टेटमेंट है। WA काज का स्टेटमेंट है कि सर्च स्ट्रैटी इज द लुकिंग मिरर इन द डार्क, मतलब समझ रहे हो ना, कहीं पे अंधेरा हो पूरा चारों तरफ मानो कि, उसमें एक आपको आईना दे दिया जाए खोजने के लिए, जिससे आप खोज सकते हो, तो उसे सर्च स्ट्रैटी कहते हैं। किसी लाइब्रेरी में आप चले जाओ, उसमें आपको जब बोल दिया जाए कि नीम सीड ऑयल पे आप कोई बुक सर्च करके हमें बताओ, तो आप सर्च कर दोगे बिना किसी, जैसे इसका जैसे कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ भी जाने हुए। तो वैसे ही सर्च का जो स्ट्रैटी है वो द लुकिंग मिरर इन द डार्क, तो ये WA काज का स्टेटमेंट है। अब देखो, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज जो है मैकमिलर रेफरेंस USA ये पब्लिश करता है। मैकमिलर रेफरेंस USA इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, याद कर लो, सोशल साइंसेज मैकमिलन रेफरेंस USA ये पब्लिश करता है। अब देखो यूरोपा ईयर बुक जो है, ये मैंने पहले भी बताया है, यूरोपा ईयर बुक जो है सो अ वर्ल्ड सर्वे इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। जी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैंने पहले बताया है कि यूरोपा से यूरोप आपको सिंबलाइज होता है। यूरोप जो था उस समय जब शुरू हुआ तो सबसे बड़ा वहाँ का पावर, जब सुपर पावर अगर देखा जाए तो UK ही था, यूनाइटेड किंगडम, तो इसलिए ऑब्वियसली ये यूरोपा पब्लिकेशन लंदन का ही होगा। तो यूरोपा ईयर बुक जो है तो लंदन से पब्लिश होता है यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा। अब देखो, लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश फ्रॉम दिल्ली, याद रखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश फ्रॉम दिल्ली टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री वी सी इन वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ये याद कर लो कि अगर आपको नेम अगर जानना है एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का ऑफ एनी कंट्री, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में आप जान सकते हो। ठीक है जी, अब खुद भी ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पढ़ लिया बस काम ख़त्म, वहीं तक का हमारा सैर था। ठीक है जी, अब देखो, एशियन रिकॉर्डर इज पब्लिश बाय KK थॉमस, ये पहले भी मैंने बताया है, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहाँ से पब्लिश होता है। अब देखो, वोकेबुलरी जो है तो कहाँ से ये वर्ड आया है, तो वोकेबुलरियन जो है लैटिन वर्ड वहाँ से आया है। थ्यूसैरस जो है वो भी लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया है। अब देखो, जैसे डिक्शनरी है ये ग्रीक है, ग्रीक वर्ड से है, एक बार आप भी चेक कर लेना। थ्यूसैरस, तो आपको देखो मैं ये बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम में आ रहा है और आपको नहीं पता है तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से ये वर्ड आया है और आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप लैटिन
लगा सकते हैं तुक्के में, क्योंकि वहाँ से बहुत वर्ड्स लाइब्रेरीज हैं इसके। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विच ईयर बुक कंटेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटी। देखो, तो इंडियन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा ईयर बुक होता है, तो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ ईयर बुक। तो कॉमनवेल्थ मैं समझाता हूँ क्या होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ उसको कहते हैं जहाँ से जैसे मान लो कि अंग्रेज पूरे आधे वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा देश चाय पिला पिला के ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल कर लिया। अब जब लिबरेट होने लगे सारे देश, जिसमें इंडिया भी था, तो इंडिया जब लिबरेट हुआ तो अंग्रेज जो हुए उनको ऐसा लगने लगा कि यार हम लोग इतने साल एक्सप्लॉयट किए हैं, तो कुछ ना कुछ हमें रिलेशनशिप रखना चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स का रिलेशनशिप से लेके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, क्योंकि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग है ईच अदर का, क्योंकि हमारे पास ट्रेड रिलेशन बहुत साल से रहा है। सोचो इंडिया पे ही 200 साल प्लस रूल किया है यूके, तो इसलिए जो है उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। जो मतलब जो एक तरह से मानो कि यूके द्वारा सताए गए कंट्रीज है, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं, और वो एक ग्रुप बन गया, ठीक है जी। तो वही इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आपको पता करना हो तो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ ईयर बुक में आप पता कर सकते हो। तो वैसे ही ये वाला एक इम्पॉर्टेंट था, नेम ऑफ एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन एनी कंट्री, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से पता करोगे। अब देखो, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग इंडेक्स इज नॉन एज कॉम्पेंडेक्स। इसमें कैसे याद करोगे, कॉम्प से कंप्यूटर, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, अब इंजीनियरिंग हो गया तो इंजीनियरिंग के बारे में, और इंडेक्स DX इंडेक्स का हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग इंडेक्स इज नॉन एज कॉम्पेंडेक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो, ये एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया था, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो आगे देखते हैं। ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनियन इंटरनेशनल एसोसिएशन। ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशंस, ये याद कर लो आप। मतलब ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई छप रहा है तो कहाँ से छप रहा है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, यहाँ से छप रहा है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। आप देखो, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर जो है इज पब्लिश फ्रॉम एडिनबर्ग। एडिनबर्ग जो है आपका यूके में है ये। तो ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर इज पब्लिश फ्रॉम एडिनबर्ग, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एडिनबर्ग जो है तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी कुछ इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हो नेट पे। अब देखो, गैजेटियर्स आर पॉपुलरली नोन एज अ जोग्राफिकल डिक्शनरी। गैजेटियर्स आर नोन एज अ जोग्राफिकल डिक्शनरी। ये मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे एल्मनेक और गैजेटियर्स के बारे में। गैजेटियर्स होता है किसी प्लेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो गैजेटियर्स में आप जान सकते हैं, तो आज जोग्राफिकल डिक्शनरी उसे कह सकते हैं। अब देखो, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी यूके हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 60 वॉल्यूम्स। नेशनल बायोग्राफी समझ गए आप कि जो भी वहाँ के नेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट पीपल होंगे उनके हिस्ट्री में, उनका बायोग्राफी पब्लिश किया होगा यूके में, तो उसका 60 वॉल्यूम्स है। अब देखो, पब्लिशर ऑफ बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट, पब्लिशर ऑफ बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यहाँ से ये आपका ऑक्सफोर्ड पता है यूके में है, तो बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में आपको बायोग्राफी मिल जाएगा साइंटिस्ट के बारे में, वो पब्लिश करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस टाइम जो है सो पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आते थे काम करने के लिए, ठीक है, तो वहीं पे उनकी बायोग्राफी मिलेगी, और ऑक्सफोर्ड यूके में। तो वो इंडियाज हु इज़ हु
इज पब्लिश्ड बाय INFA पब्लिकेशन। INFA पब्लिकेशन जो है वो इंडिया जो मतलब बायोग्राफी जो है वो पब्लिश करता है, INFA पब्लिकेशन, ये आप याद कर लो। अब वहाँ का जो बायोग्राफिकल था UK का साइंटिस्ट का, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश करता है, और डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी का 60 वॉल्यूम्स है। तो ये याद कर लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया का INFA पब्लिकेशन, ये मैच द फॉलोइंग में हमेशा आते हैं ये सब। अब देखो, केसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज पब्लिश फ्रॉम लंदन। केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज पब्लिश फ्रॉम लंदन। इसमें वर्ल्ड में जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, इट्स नॉट अबाउट ओनली UK, पूरे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं वो लंदन से पब्लिश होता है। अब देखो, डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड थ्रू OPAC। OPAC जो है सो आपका ये ऑनलाइन लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखता है, ऑनलाइन लाइब्रेरी। वही डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड थ्रू OPAC, ठीक है जी। अब फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है? अब वीकली वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है, ये वीकली पब्लिश होता है, ये आप याद रखो। एग्ज़ाम्स में आते हैं कि कौन सा जो है वीकली पब्लिश हो रहा है, कौन सा मंथली हो रहा है, कौन सा फोर्टनाइट पे हो रहा है। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है? 15 डेज में। कौन सा एनुअली हो रहा है, तो ये सब आप याद कर लो। फैक्ट्स ऑन फाइल जो है तो वीकली न्यूज डाइजेस्ट है। अब देखो, क्यूमुलेटिव इंडेक्स क्या है? अभी तक क्यूमुलेटिव इंडेक्स को कहते हैं कि देखो, जैसे पहले से भी जितना है, देखो एक तरीका ये है कि आप के पास जो डेटाबेस है फैक्ट्स ऑन फाइल में, उसमें नए ऐड करते जाओ हर वीक में। दूसरा तरीका है कि केवल जो नए छप रहे हैं, जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पब्लिश करो। तो इसमें जो होता है ये क्यूमुलेटिव है, मतलब प्रीवियस भी जो पब्लिश किया हुआ है उसमें ऐड करते जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो, रिलेशनल डेटाबेस इज मैनिपुलेशन कमांड्स विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड। रिलेशनल डेटाबेस इज मैनिपुलेशन कमांड्स विच रिलेट्स रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? वियर्ड लग रहा होगा सुन के, मैं बताता हूँ। देख लो, जैसे डेटाबेसेस मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि डेटाबेस हो गया जहाँ से आप डेटा एक्सेस करते हो, वो क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है, किसी सर्वर में स्टोर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो डेटाबेस हुआ। तो अब मान लो कि एक मेडिकल का डेटाबेस है जिसमें कैंसर पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है। मान लो कि कैंसर पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है एक डेटाबेस में, डेटाबेस 1 हो गया। अब डेटाबेस 2 है जिसमें जो है आपका कोई मेडिसिन का इंफॉर्मेशन है कि हाँ, तो ये जैसे मतलब कैंसर पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने कौन कौन सा मेडिसिन लिया है। एक मेडिसिन का इंफॉर्मेशन है कि जैसे डेटाबेस है कि किस में जो है मतलब फ़ायदा करता है ये। तो अब ये दोनों डेटाबेस को अगर मिलाया जाए तो इससे आप ये जैसे पता कर सकते हो ना कि कौन सा मतलब पेशेंट पे ये वाला मेडिसिन यूज किया गया है, तो इसका इफ़ेक्टिवनेस कितना हुआ है ना, जानने के लिए। तो वो डेटाबेस, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ बस, तो वो रिलेशनल डेटाबेस हो गया है कि दोनों को रिलेट करके आपको देखा गया, ठीक है जी। रिलेशनल डेटाबेस, द मैनिपुलेशन कमांड्स विच रिलेट रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट फील्ड, समझ गए जी। अब देखो, सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ मार्केट सर्वे रिपोर्ट। अब ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। देखो, मार्केट सर्वे रिपोर्ट क्या हो गया? जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कि एप्पल जो है वो इंडिया में जो एप्पल स्टोर जो है लगाना चाहता है, एप्पल स्टोर, तो वो कैसे पता करेगा कि कहाँ पे खोलना चाहिए? वो अब जैसे बिहार में, तो पटना में भी उसके पास मतलब ऑप्शन है खोलने का, उसके पास छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। लेकिन उसको एक जो है आपको डेटा चाहिए होगा ना, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, कि मार्केट का सर्वे कि कहाँ पे जो है एप्पल के जो है प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है ना। अगर मान लो कि मुंबई और दिल्ली में कम बिक रहा है और अहमदाबाद में उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बिक रहा है ना, वहाँ से डिमांड सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो फ्लिपकार्ट
से या फिर एप्पल स्टोर से, जो मतलब एप्पल स्टोर उसका ऑनलाइन स्टोर होता है, वहाँ से वो डेटा ये सब ले सकता है। तो वो मार्केट सर्वे रिपोर्ट हुआ, या फिर मार्केट में सर्वे करा सकता है किसी कंपनी से कि आप सर्वे कीजिए और हमें बताइए कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डिमांड है। उस अनुसार जो है हम एप्पल स्टोर जो होता है, ऑफलाइन स्टोर जो होता है, एप्पल का दुकान, वो खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो वो सेगमेंटेशन कहते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि ये एक सेगमेंट हो गया, एक दूसरा सेगमेंट हो गया, तो ये सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड है, इस सेगमेंट में कम डिमांड है, वो सेगमेंट में डिवाइड करके किया जाता है। तो ये एसोसिएटेड विथ मार्केट सर्वे रिपोर्ट आ गया होगा जी समझ में। अब देखो, रोजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस इज अ क्लासिकल रेफरेंस बुक, बस याद कर लो। रोजेट्स है तो रेफरेंस बुक हो गया, आर फॉर रोजेट्स, आर फॉर रेफरेंस। रोजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस इज अ क्लासिकल रेफरेंस बुक, समझ गए। क्लासिकल पे आप फोकस करना, क्योंकि ये क्लासिकल रेफरेंस बुक है ऑब्वियसली। अब देखो, हु यूज द फर्स्ट बिब्लियोमेट्री, एलन प्रिचार्ड। बिब्लियोमेट्री जो है टर्म फर्स्ट टाइम जो यूज किए थे वो एलन प्रिचार्ड साहब थे। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ऐसे आप याद कर सकते हो, ए और बी ऐसे रिलेटेड थे, या ए बी बी पी ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी बी पी से याद कर सकते हो, ए बी पी न्यूज़ जो है, तो इसमें बी से आ जाता है यहाँ बिब्लियोमेट्री, और इसे एलन प्रिचार्ड, ए बी पी न्यूज़ ऐसे याद कर लो। ओके, देखो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इम्प्लाइज इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ये रिसर्च का टॉपिक्स है और ये पूछा जाता है। एक्सटर्नल एंड, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इम्प्लाइज इन हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब देखो, न्याय सूत्रा जो है सो गौतम्स की बुक है। गौतम हमारे यहाँ एक बहुत पुराने स्कॉलर हैं, ये रिसर्च से रिलेटेड बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप याद करना। तो न्याय सूत्रा जो है सो गौतम के द्वारा लिखा गया है। अब देखो, 4 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में इन्होंने बात किया है। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। परसेप्शन, कि आपको देख के जो है, परसेप्शन आपको देख के क्या पता चल रहा है, जो प्रत्यक्ष कहा जाता है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, रोज़ आप देख रहे हो, तो वो परसेप्शन हो गया, प्रत्यक्ष, परसेप्शन। अब देखो, प्रत्यक्ष के बाद होता है कंपैरिजन, जिसमें उपमान आता है, उपमान, कंपैरिजन, प्रत्यक्ष के बाद। फिर थर्ड आता है अनुमान, जिसमें इन्फेरेंस होता है, अनुमान। फिर फोर्थ में आता है अपतवक्ष, जिसमें वेरिफिकेशन या टेस्टिंग। देखो, रिसर्च का यही 4 साइंटिफिक मतलब स्टेप्स होता है। परसेप्शन, पहले आप देखें, आप जैसे कुछ भी मतलब परसेप्शन से, मान लो कि आप कोई जैसे मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स पे, तो उसके बाद आप जैसे दोगे मेडिसिनल प्लांट्स मतलब 20-25 रोगी को खाने के लिए, फिर उन्हें ठीक होते देखोगे, तो परसेप्शन हो गया कि आप वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर आप कंपैरिजन करोगे कि कौन से रोगी पे कितना वो फ़ायदा किया, कौन सा प्लांट नहीं फ़ायदा किया, कंपैरिजन हो जाएगा। फिर इन्फेरेंस आप निकालोगे उससे, कि इन्फेरेंस निकालोगे मतलब उसके तथ्य को आप देखोगे, परखोगे, और उसके बाद उससे रिलेशन निकालोगे कि अच्छा ये चीज़ जो है निकल के आता है इसमें। अब उसके बाद वेरिफिकेशन और टेस्टिंग। फिर जब वो इन्फेरेंस आप निकाल लिए, तो वो इन्फेरेंस के आधार पे फिर आप टेस्टिंग करोगे कि वो आपका इन्फेरेंस सही है कि नहीं है। तो उसके जो है गौतम्स बुक का जो है 4 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में आता है। प्रत्यक्ष, परसेप्शन, उपमान जो है कंपैरिजन, अनुमान इन्फेरेंस, और अपतवक्ष जो है वेरिफिकेशन या टेस्टिंग। अब देखो, मीन, मीडियन, मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आप समझ गए होंगे। मीन, मीडियन, मोड जो है सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या हो गया आपका, कि जो है आपका कोई डेटा है ना,
तो उसका अगर आपको डेटा का एनालिसिस करना है कि मीन कितना है, मीडियन कितना है, मोड कहता है। मीन क्या कहते हैं, जैसे एवरेज हो जाता है। मीडियन क्या कहते हैं कि आपका जो है उसको क्यूमुलेटिव में सजाया जाता है छोटे से बड़े की ओर, और उसका बीच वाला ले लिया जाता है, मिडल वाला जो डेटा है मीडियन कह देते हैं। मोड क्या होता था, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपका देखा जाता है कि कौन डेटा कितने बार आया है, और उस आधार पे जो है आपका जैसे मोड निकाला जाता है। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आप याद रखो, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब देखो, इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग when we start with a specific statement and conclude to a general statement, it is called inductive reasoning. तो start with a specific statement and conclude to a general statement, it is called inductive reasoning. क्या मीनिंग हुआ जी इसका? अब देखो, जैसे आप मान लो कि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कोई स्टूडेंट है या बच्चा है, वो 10 दिन तक देखा कि सन जो है हमेशा ईस्ट में ये हो रहा है, निकल रहा है। तो वो पहले जो था तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट उसे लगा कि अच्छा आज तो जो है सन जो है ईस्ट से निकला है। फिर वो देखते 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 उसको जनरल स्टेटमेंट बना देता है कि अच्छा सन जो है सो ईस्ट में ही उगता है। इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये सब रीजनिंग का पार्ट है, तो आप याद कर सकते हो। अब देखो, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो है, ये आपका कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन जो है, तो वो कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है कि जैसे आप रिसर्च में आपको टेस्टिंग कर रहा है, कोई मेडिसिन आपने जो है निजात किया है, तो उसका टेस्टिंग करना है, तो उसका कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें कुछ लोग को जो है सो मतलब बीमारी में ही है, जो सेम बीमारी का जैसे है, मान लो कि 100 लोग को सेम बीमारी है, तो उसमें से 50 को जो है आप प्लेसिबो देते हो, जो ओरिजिनल नहीं रहता है वो दवा के अंदर, वो कुछ और ही रहता है। मान लो कि चना का सत्तू भर दिया, मतलब वो दवा नहीं होता है। और जो है 50 रैंडम पीपल को जो है रैंडमली 100 में से वो मेडिसिन देते हो। फिर आप टेस्ट करते हो कि फ़ायदा किया कि नहीं किया, है ना। तो उसको कंट्रोल ग्रुप ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि किसको क्या मतलब क्या देना है, मतलब कितने लोगों को रखना चाहिए, फिर मतलब कितने को प्लेसिबो देना है, कितने को ओरिजिनल मेडिसिन देनी है। तो ये जो है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो है ना, रिलेटेड टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इंक्लूड किया है। इट्स नॉट लाइक कि इससे बाहर से नहीं आएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैंने पूरे सिलेबस से इंक्लूड किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोर देन मैंने 4000-5000 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा इधर उधर से, बुक से, इंटरनेट से। फिर वो सब में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा यार ये तो जानना चाहिए सबको, क्योंकि यूजीसी नेट में इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। आप एक बार देख लो उसका प्रीवियस ईयर पेपर, फिर आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो देखा हुआ भी नहीं है, ये कहाँ से पूछ दिया। यूजीसी नेट में आप एग्ज़ाम्स में जाओगे ना, तो आपको 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन देख के ही सो जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको जो है टफ़ लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर करना है तो। अब देखो, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। और मैं एक और बात बता दूं कि आप जितने भी लाइब्रेरी साइंस के चैनल्स देखोगे ना, उस पर ये लोग अगर 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं जिसमें 50 मिनट ये लोग गप्पे मारते हैं, बकवास करते हैं, कुछ ये कहेंगे वो कहेंगे, अपने जो है मतलब ख़रीदने को बोलेंगे, इनका पेड वाला जो होता है सब्सक्रिप्शन वो, लेकिन ये लोग आपको पूरा कभी नहीं बताएंगे। फालतू का मतलब 3-4 डेफिनीसन बता देंगे और उसके बाद जो है कहेंगे बस हो गया। यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन रहेगा ना पूछा हुआ कभी का, वही वो केवल थियरी बताएंगे। उनका आप कभी ये देखना, मैंने भी बहुत सारे लेक्चर देखे हैं कि जो पूछा हुआ रहेगा ना प्रीवियस ईयर में, मान लो कि अभी 2024 हुआ, तो 2023 में जो पूछा हुआ है वही बस कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे देखो मैंने कंसेप्ट बताया और उसके बाद बन गया क्वेश्चन। और आपको ज़्यादा जानना रहेगा तो उसके लिए वो कहेंगे कि जैसे पे करो अच्छा खासा अमाउंट। वैसे दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि सबको मतलब कमाने का अधिकार है, बट इट्स नॉट गुड फॉर ए स्टूडेंट। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि एडुकेशन जो है ना वो
सबको एसेसिबल होना चाहिए और गुड क्वालिटी की एजुकेशन, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। और लाइब्रेरी साइंस में जो है चैनल्स भी कम है, बहुत कम है, तो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। और आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल है तब तो भाई साहब ज़रूर हमसे जुड़ें, इसमें कोई बात ही नहीं हो। देखो, अब सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज रिलेटेड टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब देखो, कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी, कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। अब देखिए, होम जो है वो स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड है। अब प्रीचार्ड जो है, आपको मैंने बताया था कि ये बिब्लियोमेट्रिक्स का फर्स्ट टाइम यूज किए थे वर्ड। टी ब्राउन जो है सो साइंटोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। ऐसे आप याद कर सकते हो, एस के बाद टी आता है तो एस टी हो गया, एक साथ ये एस टी वर्ड बन गया इसमें, तो साइंटोमेट्रिक्स हो गया, तो टी ब्राउन। साइंटोमेट्रिक्स टी ब्राउन से होता था। अब देखो, एक वर्ड बन गया बीपी, ब्लड प्रेशर, पता ही आपको। तो प्रीचार्ड जो था वो बिब्लियोमेट्रिक, इसमें मैंने एबीपी भी बताया था पहले, आप अगर याद होगा तो। अब देखो, हूँ में जो है वो स्टैटिस्टिकल। चलो इसका मैं एक दिमाग लगा के बताता हूँ। ईगल जो है, ईगल का क्या होता है, आँख बहुत तेज़ होता है, वो देख के मतलब 3 किलोमीटर दूर से भी कहा जाता है उड़ते हुए जो है एक चूहा देख लेता है नीचे अगर भाग रहा है तो वो क्या हो गया, वो ऐसे याद कर सकते हो कि वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत तेज़ है, वो खोज लेता है कोई भी डेटा होता है तुरंत। ये बस मैं याद करने को बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक ऐसा कुछ होता है, मतलब चील का होता है, मतलब ये लाइब्रेरी साइंस में सब चीज़ होता है। तो कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड है। होमो जो है स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो, थॉम्सन स्केल, थॉर्स्टन स्केल, अब पता नहीं मैंने गलत लिखा है क्या, लेकिन थॉर्स्टन स्केल होगा। ग्रुप ऑफ जजेज, देखो ये मैच द फॉलोइंग से है। अब सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है सो सिलेक्शन फ्रॉम द अपोजिट पोजीशन, सिलेक्शन फ्रॉम द अपोजिट पोजीशन जो है उसको सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कहते हैं। टू अपोजिट पोजीशन से आप कोई सेलेक्ट कर रहे हो तो वो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कहते हैं उसे। अब देखो, लाइकर्ट स्केल क्या होता है, इंटेंसिटी स्ट्रक्चर, ये सब मैच द फॉलोइंग में आप याद भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। देखो, सोशियोमेट्रिक स्केल जो है शेयरिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंस इन ग्रुप, तो ये सब मैं आगे भी वैसे जो लेक्चर्स, जो इंडिविजुअल लेक्चर्स लाऊंगा BLIS और MLIS के लिए, तो उसमें भी मैं ये सब डिस्कस करूँगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी हम जो है इतना डिस्कस नहीं कर सकते। देखो ये सब, अब देखो, यूजीन गारफील्ड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद साइटेशन इंडेक्सिंग, मैंने पहले ही बताया है। साइटेशन इंडेक्सिंग ये जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है ना, यूजीन गारफील्ड। तो कोई ई गारफील्ड भी बहुत जगह लिखा रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना। अब देखो, हु मेड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्री फॉर पब्लिक। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये कैलकाटा वाला था, इसको फ्री फॉर पब्लिक कौन किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो फ्री कर दिए पब्लिक के लिए। एक और चीज़ आप याद कर लो कि कैलकाटा जो वाला जो है लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, वो आपका बिब्लियोग्राफी, जो नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाता है वो वहीं से बनता है, ठीक है जी। अब हाउ मेनी लाइब्रेरीज आर गेटिंग बुक्स फ्रॉम पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया पता है क्या है, कि आपको कोई भी नया बुक जो पब्लिश होता है तो आपको उसका एक कॉपी जो है वहाँ पे भेजना पड़ता है, तो वो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में आता है। तो वो 4 लाइब्रेरीज ऐसे हैं ना जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर जो है तो उन्हें भेजा जाता है बुक्स जो भी नई पब्लिश होती है। तो ये आप याद कर लो, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया क्या है ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है ना। अब देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है।
ये आप कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, जैसे कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में बात हो रही है, तो कांग्रेस पता है क्या है? जैसे इंडिया में तो वैसे मतलब कांग्रेस पता होगा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो एक जो अपर हाउस होता है, वैसे ही यूएसए में जो अपर हाउस है ना, उसको कांग्रेस कहते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मोदी जी जो हैं कांग्रेस में जाके भाषण दिए थे, 1 या 2 बार दे चुके हैं, जिसमें जो है उन्हें 18 बार शायद स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, जैसा मुझे याद है। तो वो कहाँ है? यूएसए में है। तो वही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में। ये याद करने का तरीका है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अब देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड इन इंडिया, ये एक ही जगह है, देहरादून में। इंडिया में आप याद कर लो कि देहरादून कहाँ है। यूके, जो यूके मतलब उत्तराखंड, वो वाला यूके नहीं, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। वहाँ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड इन इंडिया लोकेटेड है। अब देखो, नेम एंथोनी पैनीची इज रिलेटेड टू विच लाइब्रेरी? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो भी एक तरह का लाइब्रेरी ही है। म्यूजियम्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ लाइब्रेरीज ओनली, क्योंकि उसमें भी जो है आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो ब्रिटिश म्यूजियम से रिलेटेड है, एंथोनी पैनीची। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, अगर नहीं याद होगा तो आपको देखो, ए बी कह सकते हो, इसमें एम पी कह सकते हो, ए बी एम सी। अटल बिहारी जो थे वो एम पी थे एक टाइम में, ठीक है जी। तो ब्रिटिश म्यूजियम और ये हो गया एंथोनी पैनीची। देखो, आप याद कैसे भी करो, बस एग्ज़ाम में टिक लग जाना चाहिए बस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एंथोनी पैनीची के बारे में जान गए कि ये ब्रिटिश म्यूजियम से रिलेटेड हैं, तो आपका जो है जैसे लाइब्रेरी साइंस में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे या कोई नया रिसर्च कर लेंगे। ये सब जो याद करने वाली चीज़ें आप जैसे याद करो, इट्स ओके। अब देखो, विच वन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? विच वन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो यूएसए का है, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी में आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है यूएसए का, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी। तो याद कर लो। अब ये कैसे याद कर सकते हो आप? तो हार्वर्ड से एच फॉर हार्वर्ड, एच फॉर हैवीएस्ट याद कर लो। हैवीएस्ट लाइब्रेरी, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हैवीएस्ट लाइब्रेरी होगा, ऐसे याद करने का। तो हार्वर्ड लाइब्रेरी जो है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, ये याद। अब लाइब्रेरी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट 1964, ये जो है लाइब्रेरी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट 1964, ये यूएसए का था जहाँ तक मुझे याद है। वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री? यूएसए। ये याद कर लेना, 1964 का जो था, वहाँ लाइब्रेरीज और ज़्यादा बनाने के लिए जो है एक्ट लाया गया था, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। देखो, मैंने ये ध्यान दिया है ना कि जो कंट्री जो है नॉलेज को प्राथमिकता देता है ना, वो कंट्री आगे बढ़ती है। सबसे बात है, जब हिटलर जो था ज्यूज को मारने लगा, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को, साइंटिस्ट को, जो भी ज्यूज थे, तो यूएसए सबको जो है अंधाधुन वेलकम किया। जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था यूएसए में, यूरोप में वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, उस समय सारे साइंटिस्ट भाग भाग के आए थे यूएसए में, यूएसए उन्हें शरण दिया था। तो जो लोग नॉलेज को, अभी भी देखो यूएसए जो है आपको H1B वीज़ा वगैरह देता है, क्यों देता है? कि जो वो नॉलेज को प्राथमिकता देते हैं। नॉलेज अगर आपके यहाँ आ रहा है तो इकोनॉमी अपने यहाँ बढ़ेगी, ठीक है जी। अब लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। ये मैंने पहले भी बताया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी का जो हार्ट जो होता है वो लाइब्रेरी में होता है, क्योंकि वहाँ पे सारा नॉलेज है। अब देखो, द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ मुंबई वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1857। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है वो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुआ 1857, जब जो मान लो कि फर्स्ट रिवोल्ट जो था इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस, उस समय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ मुंबई इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखो, लाइब्रेरी विथ लिटिल और नो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल, रीडिंग स्पेस एंड सपोर्टिंग स्टाफ इज कॉल्ड वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी किसे कहते हैं?
देखो वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे कि वहाँ पे जो है आपका कोई ऐसा लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करता है बेसिकली। आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसके मटेरियल्स हैं, उसको ऑनलाइन जो है सो एक्सेस कर सकते हैं। उसको कोई भी उसमें जो है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। देखो सर्वर्स वगैरह हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर सर्वर्स वगैरह हो गए, लेकिन आप उसको एक्सेस जो है हमेशा डिजिटली ही करोगे, तो उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। ये आपका जैसे सर्वर बेस्ड भी हो सकता है, जो मतलब कंप्यूटर्स में कि वहाँ पे सर्वर हो, उसमें स्टोर हो, या फिर क्लाउड बेस्ड हो सकता है कि स्टोर कहीं और हो और उसके बाद मतलब देश में, किसी और देश में। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपको पता होगा। क्लाउड जैसे कंप्यूटिंग कहते हैं कि पहले जो कंप्यूटिंग होता था वो आपको आपके सीपीयू में डेटा रहता था और उससे कंप्यूटिंग किया जाता था, सीपीयू के प्रोसेसिंग पावर से। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं कि आपका प्रोसेसिंग वगैरह भी कहीं और हो रहा है, प्रोसेसिंग पावर कहीं और है। मान लो कि दिल्ली में कोई सर्वर है और हम बस आपको एक सिस्टम चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे यूट्यूब वगैरह सारा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। तो आपको उसके लिए खुद सर्वर मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे नेटफ्लिक्स देख लो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, फिर जितने भी जैसे डिज्नी हॉटस्टार हो गया, तो ये सब पे जितने भी मूवीज़ वगैरह हैं आपको कोई डाउनलोड करके तो नहीं देखना है, केवल इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए, आप बस स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ये सब क्लाउड बेस्ड हो गया, तो उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। और इसी में अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हो तो उसको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है जी। द लाइब्रेरीज हुज रिसोर्सेज आर इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड फंक्शंस आर फुल्ली ऑटोमेटेड विद CD-ROM नेटवर्किंग एज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो इन हाउ मेनी कैटेगरीज यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी हैज़ बीन डिवाइडेड बाय एस रंगनाथन। तो 6 कैटेगरी में जो है यूजर्स को डिफाइन किया गया है एस रंगनाथन द्वारा, ये आप याद कर सकते हो। फिर जैसे डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन जो एस रंगनाथन द्वारा किया गया था वो 4 टाइप्स में किया गया था, तो ये सब याद कर सकते हो। इन विच मीडिया मॉडल ऑफ अ वर्चुअल लाइब्रेरी सिस्टम कैन बी क्रिएटेड, तो हाइपर मीडिया। और देखो हाइपर मीडिया किसे कहते हैं, देखो जब जैसे जैसे जो है ना प्रोसेसिंग पावर वगैरह इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे जो है आपका जो भी डेटाबेसेस जो है ना उसमें भी हाई क्वालिटी डेटाबेस होते गए, जिसमें देखो जैसे पहले टेक्स्ट होता था, केवल टेक्स्ट, और ये सारा 0 और 1 के फॉर्म में ही है ना। तो पहले टेक्स्ट होता था तो वो जैसे 0-1 के फॉर्म में हुआ, फिर आपका इसमें जो है इमेज आने लगा, इमेज में भी स्मॉल बहुत ब्लर्ड क्वालिटी टाइप जो ब्लैक एंड वाइट इमेज आता था, फिर ये कलरफुल इमेज हुआ, फिर आपका वीडियोज़ आने लगे, फिर और ज़्यादा जैसे जैसे एनिमेशंस वगैरह भी क्रिएट होते हैं। तो ये सारे क्या हुआ, ये सारे हाइपर मीडिया के अंदर आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले जैसे HTML के बारे में पढ़ा होगा, HTML तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। वो मतलब HTTPS का होता है, लेकिन HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी। तो वही हाइपर टेक्स्ट जो हुआ तो उसी से हाइपर मीडिया आया, जिसमें आपका इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारे चीज़ आ जाते हैं हाइपर मीडिया में। तो अब जो है हम आगे देखते हैं। विच कॉलेज एक्सपेरिमेंटेड यूजर्स एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो था वो यूजर्स एजुकेशन जो है फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। ठीक है जी। जैसे एस आर रंगनाथन जो है सो यूजर्स को डिवाइड किए हैं 6 टाइप्स में, वैसे ही जो है यूजर्स एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यूजर्स एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, चलो इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब कोई लाइब्रेरी है तो उसमें यूजर्स को भी तो एडुकेट करना ज़रूरी है ना, कि आपको लाइब्रेरी यूज कैसे करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लाइब्रेरी में किसी भी रैंडम आदमी को भेज दो और उससे जो है सारा आ जाएगा कि जो है कैटलॉगिंग कैसे, मतलब कैटलॉग कार्ड्स कैसे यूज करना है, फिर जब मार्क 21 फॉर्मेट में अगर कोई डिटेल दिया गया है तो सर्च कैसे करना है, कहाँ पे मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है तो वो कैसे किया गया है। तो यूजर्स का जो है ना
इशू कैसे कराना है, रिटर्न कैसे करना है, तो यूज़र का एडुकेशन नेसेसरी है। तो ये ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो है, इसमें फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था इस टाइप से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर स्टडीज आर देयर, तो ये आप याद कर सकते हो, बिहेवियर, यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी, ये सब है यूजर स्टडीज आर देयर। तो उसके मतलब बिहेवियर का स्टडी होता है, यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो का स्टडी होता है, ये सब। अब देखो, ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स द नंबर विच इज यूज फॉर फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इन अ सीक्वेंस। मान लो कि कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस समझ रहे हो ना, कोई भी सीक्वेंस है, उसमें जो है आपका किस पोजीशन पे कोई है ना आपका डेटा, पोजीशन, उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं किसी भी सीक्वेंस में। मान लो ये क्लास का कोई जो है मार्क्स स्टूडेंट्स का है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जैसे सजाते हैं, तो उसमें भी ऑर्डिनल नंबर देख सकते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स द नंबर विच इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ एन एंटिटी इन अ सीक्वेंस, तो उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ये सब याद करो आप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह में। अब देखो, यूजर्स एडुकेशन इज रिलेटेड विथ पी नैप, KNAPP होता है, अब जो प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं। तो यूजर्स एडुकेशन इज रिलेटेड विथ पी नैप, ये जो है यूजर्स एडुकेशन को डिफाइन किया। ठीक है जी। अब यूजर्स स्टडी ऑफ द नीड ऑफ द यूजर। नीड ऑफ द यूजर का क्या मीनिंग हुआ कि अब यूजर्स के क्या क्या नीड्स हैं। मान लो कि कोई, अगर आपके लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा यूजर्स अगर डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड बुक्स चाहिए, जैसे दलाल स्ट्रीट, इंडियन स्टॉक मार्केट को कहते हैं दलाल स्ट्रीट जो है, तो उस पर उन्हें बुक्स चाहिए। तो नीड ऑफ जो यूजर क्या है उसको समझने के लिए जो है, जो स्टडी किया था उसको यूजर स्टडी कहते हैं। अब देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन 1940 है, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप याद कर लेना। ये मैंने जो है सारा कमीशन और जो कमिटीज है उसको फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिस्कस किया है, तो उसमें आप देख सकते हो। मैराथन सीरीज़ जो हमारा चल रहा है उसी में आपको मिल जाएगा, मैराथन सीरीज़ जो चल रहा है उसका लेक्चर 1 वगैरह में मिल जाएगा आपको, जो सारे कमीशन एंड कमिटीज जो है। सो इसमें प्री इंडिपेंडेंस का भी मैंने डिस्कस किया है, जिसमें हंटर कमीशन वगैरह आता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैंने डिस्कस किया है, जिसमें जैसे यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन है, नेशनल नॉलेज कमीशन है, नेशनल नॉलेज कमीशन में भी 2-2 बार कमीशन हुआ है 10 साल का गैप देके, तो ये सब मैंने डिस्कस किया है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो हुआ है द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन जो 1948 में था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, इन्हीं का एक स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया था कि लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो जो है। अब देखो, ट्रेंड रिपोर्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया था कि एप्पल को अगर ये जानना है कि कहाँ पे स्टोर खोलना है या फिर क्या ट्रेंड इसमें आगे बन रहा है, कि हमें किस जगह पे जो है स्टोर खोलना चाहिए, वहाँ पे मैकबुक ज़्यादा डिमांड में है कि क्या है, तो ये सब क्या हुआ, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट हुआ जी। ये नॉर्मल रिपोर्ट तो हुआ नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट हुआ है ना, कि क्योंकि वो रिपोर्ट का हर किसी को यूज नहीं है ना, इसलिए। तो ट्रेंड रिपोर्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग भी दे देता है कि जैसे इधर ट्रेंड रिपोर्ट दिया जाएगा, उस तरफ दे देगा स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, तो कौन किससे रिलेटेड है वो आपको मैच करना रहता है। अब देखो, यूनेस्को ऑल्सो प्रोड्यूसेज ट्रेंड रिपोर्ट, ये आप याद कर लो। देखो, बहुत जगह मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कि यूनेस्को जो है ना, इसका लाइब्रेरी से बहुत पुराना नाता है। तो अगर कहीं पे कुछ पूछा जा रहा है जिसमें यूनेस्को भी ऑप्शन है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हो सकता है। ठीक है जी, यूनेस्को का बहुत पुराना लेना देना है लाइब्रेरी से। तो यूनेस्को ऑल्सो प्रोड्यूसर ट्रेंड रिपोर्ट जो है, सो यूनेस्को भी प्रोड्यूस करता है अपना। अब देखो, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन बोथ रिकॉल एंड प्रिसीजन। समझ गए जी। तो यही है
स्पेसिफिसिटी आप जैसे करते हो इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग लैंग्वेजेज में कि कौन से लैंग्वेज का क्या है इंडेक्सिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो है आपका रिकॉल और प्रिसीजन बढ़ेगा ही। मतलब प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगा कि ये बुक जो है इस लैंग्वेज का है और यहाँ पे पब्लिश हुआ है ये सब, तो रिकॉल और प्रिसीजन बढ़ेगा। रिकॉल किससे कहते हैं कि वो बुक मतलब ज़्यादा बार लिया जाएगा, और प्रिसीजन मतलब जल्दी मिल जाएगा। अब देखो मेन पर्पस ऑफ अ ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है, टू फुलफिल द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एप्पल वाला, तो वही कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको ट्रेंड देखना है। जैसे मान लो कि एक ट्रेंड जो कहा जाता है कि प्रीमियमाइजेशन जो कहते हैं, कि पहले जो है लोग सस्ता प्रोडक्ट खरीदते थे, जेनेरिक प्रोडक्ट खरीदते थे। जेनेरिक प्रोडक्ट जैसे मतलब सबसे सिंपलेस्ट पे चलते हैं तो मान लो जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, तो ये सब देखोगे कि पहले लोग जो था ऐसे ही जनरली जहाँ तेल पेराता है वहाँ जाके ख़रीद लेते थे, मतलब 1 किलो या 1 लीटर ऐसे करके। लेकिन अब जो है जैसे फॉर्चून आ गया, फिर दाहरा आ गया, ऐसे ऐसे बहुत सब, तो वो मतलब भले ही उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे इंडिया गेट राइस हुआ तो प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन आदमी को ब्रांड की तरफ बढ़ रहा है, जैसे प्रीमियमाइजेशन जो कहते हैं ना उसके तरफ बढ़ रहा है, तो वो हुआ। तो तो वो सब ट्रेंड के अंदर आता है कि ये ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है इंफॉर्मेशन। अब देखो बाय होम ट्रेंड रिपोर्ट्स आर जनरली प्रोड्यूस इन हाउस, तो R&D ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वही ट्रेंड रिपोर्ट ज़्यादा बनाएंगे रिसर्च करने के लिए कि क्या ट्रेंड बन रहा है, उसी अनुसार वो लोग कोई स्टेप्स लेगा। अब देखो व्हेन वाज यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर इस्टेब्लिश, तो ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप याद कर लो, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर 1960 में। देखो ये क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, तो यूरोप सुन के आपको लगता होगा ऐसा कि जैसे वहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं तो फिर ट्रांसलेशन की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। यूरोप में इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं ना कि आप चौंक जाओगे। जैसे जर्मनी है वहाँ जर्मन बोला जाएगा, फ्रांस है वहाँ फ्रेंच बोला जा रहा है, फिर एक जगह ग्रीक लैंग्वेज है, फिर लैटिन लैंग्वेज है, इटालियन लैंग्वेज है, फिर जैसे स्वीडन में स्वेडिश लैंग्वेज है, फिर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं ना। तो इसलिए यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर जो है 1960 में स्टार्ट किया गया था। अब देखो ऑनलाइन सर्विस इज मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ डायलॉग, जो है सो प्लेटफॉर्म है आपका डिजिटल एनालॉग, ऐसे याद कर सकते हो डिजिटल और एनालॉग डायलॉग। तो इससे ऑनलाइन सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन दिल्ली, या आप याद कर सकते हो, और वो क्या था, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिकेशन ऑफ BLLD। BLLD का रिलेटेड विद ट्रांसलेशन सर्विसेज, तो जर्नल इन ट्रांसलेशन, ये BLLD से रिलेटेड है, जर्नल इन ट्रांसलेशन, याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो जो यूरोपियन ट्रांसलेशन सर्विसेज था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1960 में, जैसा मैंने बताया। और ये डेल्फ्ट, ये नीदरलैंड का एक जगह है, डेल्फ्ट नीदरलैंड में जगह है, वहाँ पे यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर शुरू किया गया था। तो मैं और कंटिन्यू करता हूँ 2 मिनट में, थैंक यू। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन डेल्फ्ट, जो है नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पे, ये आप याद कर लो। अब देखो थ्रू विच ऑनलाइन सर्विस द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस वाया कंप्यूटर वाज हेल्ड, तो ये मेडलार्स। तो मेडलार्स क्या है, ये ऑनलाइन सर्विस है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। तो बिगिनिंग ऑफ गेटिंग एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस वाया कंप्यूटर, तो ये मेडलार्स से शुरू हुआ था। ये ऑनलाइन सर्विस है, इट्स नॉट अ डेटाबेस, ये आप याद कर लेना, ये सर्विस है मेडलार्स। इसका एक जो है मेडलाइन भी करके याद करना, मेडलार्स से रिलेटेड है मेडलाइन। अब देखो विच ऑफ द मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, तो प्रेसिस, ये आई थिंक ऑथर पे बेस्ड है। विच ऑफ द मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, तो प्रेसिस। अब देखो थ्रू विच एजेंसी डायलॉग ऑनलाइन सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड,
डायलॉग के बारे में हमने इधर भी करा था कि ऑनलाइन सर्विस द मोस्ट पॉपुलर सक्सेसफुल द हेल्प ऑफ डायलॉग। तो ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड किया गया था, तो वही अब देखो डायलॉग डिजिटल और एनालॉग कह सकते हो। ऑनलाइन सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय लॉकहीड। ये ऐसे याद कर सकते हो कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो यूएसए का बहुत बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है। तो जिसका F-35 जेट वगैरह है ना, वो लॉकहीड मार्टिन ही है। अब देखो व्हेन एनटीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूएसए, तो 1953 याद कर लो। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द सेम साइज एंड शेप, तो इसको फैसिमाइल कॉपी कहते हैं। जो प्रोनाउंस करना है कर लो। तो फैसिमाइल कॉपी जो हो गया, देखो सेम साइज एंड शेप अगर प्रोड्यूस करोगे ना, तो वो फैसिमाइल कॉपी होगा। तो इसमें दो, एक तरह से फ़ोटो कॉपी में होता है कि दो तरह का प्रोड्यूस किया जाता है, मैक्रो माइक्रो, वैसे ही फैसिमाइल कॉपी है। सेम साइज एंड शेप में है तो फैसिमाइल कॉपी, ये आपको याद करना है, पूछ सकता है एग्जाम। देखो इंच डॉक ट्रांसलेट्स कवर टू कवर ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज। इंच डॉक जो है ये आपका दिल्ली है, तो ये रसियन लैंग्वेज में आपको कवर टू कवर ट्रांसलेशन करता है। ये उस समय का है। देखो अब रसियन ही आप सोच रहे हो क्यों है, कि दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं, इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं हिंदी में। देखो तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय से जो है 1991 तक यूएसएसआर का नाम आपने सुना होगा। तो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जो था। तो सोवियत यूनियन के हम बहुत क्लोज थे। 5 ईयर प्लान से लेके जितने भी आपके जो हैं ये सब, मतलब सोवियत यूनियन का ही हम जैसे कॉपी करते थे। जैसे मेजर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाना हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री, फिर आपको जब पावर प्लांट्स हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब सोवियत रसिया हमें खुला देता था ना, तो और वो भी लोकल करेंसी में तुम पेमेंट कर सकते थे। तो वही रसिया के हम इतने करीब थे। जैसे एक आप ये गाना सुने होंगे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी लाल टोपी ऊंची, दिल है हिंदुस्तानी। तो लाल टोपी जो हुआ ना, ये आपका रसिया को दिखाता है। लाल टोपी सोवियत रसिया, जो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी जो होता है, ठीक है जी। तो वो आपका जो है वही, तो रसिया के हम बहुत करीब थे। तो वही रसियन जो है उसके वहाँ के बुक्स से लेके जर्नल्स वगैरह साइंस के हो गए, ये सब का कवर टू कवर ट्रांसलेशन, A to Z ट्रांसलेशन जो करने के लिए जो है वो हमें इंस्टॉक स्टार्ट किए थे, ठीक है जी। अब देखो यूनेस्को इज प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज थ्रू विच पब्लिकेशन, तो इंडेक्स ट्रांसलेशन। तो भाई इंडेक्स ट्रांसलेशन क्यों करता है, ये कवर टू कवर ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर रहा है। देखो इंडेक्स ट्रांसलेट कर दिया जाए, मान लो कि आपका जो है जर्मनी का बुक्स के इंडेक्स है हमारे पास, तो उसको जो है वो जैसे जर्मन लैंग्वेज में है, तो उसको अगर यूनेस्को ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में, तो एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना कि इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है इंडेक्स देख के। तो इसलिए जो है ये इंडेक्स का ट्रांसलेशन करता था यूनेस्को, ठीक है जी। अब देखो विच मंथली पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय इंस्टॉक, तो नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इंस्टॉक पब्लिश करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मेनली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन इंडिया, तो निस्कैर ये आपका ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, निस्कैर। और वो इंस्टॉक भी ट्रांसलेशन सर्विस हो गया, लेकिन वो क्या चीज़ का करता है, केवल रसियन लैंग्वेज का कवर टू कवर, है ना, कवर टू कवर मतलब टोटल A to Z। अब हुई द ऑथर ऑफ सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया, जे कैसर सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग के ये ऑथर हैं, जे कैसर। अब देखो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो सिस्टमेटिक इंडेक्शन है ना, तो IJK ये अल्फ़ाबेटिकली हो गया, तो इंडेक्सिंग जे कैसर। अब देखो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम इज फॉर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कैसे होना है, तो उसको ब्राउन चार्जिंग सिस्टम दिया गया था, वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है।
ये ब्राउन जो है सो पर्सन का नाम है, याद रखना। अब देखो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड, जैसे यहाँ पे क्या था आपका सेम साइज और इसका करते थे आप शेप का, तो फैसिमिलाइल कॉपी होता था, फैसिमाइल कॉपी। और इसमें जो है इसको मेन कंपोनेंट ऑफ कोपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड, जो फोटोस्टेट वगैरह होता है, इसमें क्या होता है स्पेशली डिजाइंड कैमरा, जो आप देखे होंगे फोटोस्टेट होता है तो उसमें जो है कैमरा स्कैन करता है, मतलब रोल करते हुए जाता है कैमरा और उसके स्कैन करके वो फिर आपका प्रिंट हो जाता है। तो स्पेशली डिजाइंड कैमरा जो है मेन कंपोनेंट है उसका। अब देखो मैक्रो कॉपिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इकोनॉमी। तो स्मॉल नंबर में आप अगर कोई कर रहे हो तो उसको मैक्रो कॉपिंग कहते हैं। टू मेथड्स ऑफ कॉपिंग पॉपुलर डी डेज, मैंने बताया था मैक्रो और माइक्रो कॉपिंग हो गया। अब देखो डिजायरेबलनेस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल वाज स्ट्रेस्ड बाय सैमुअल एस ग्रीन। देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल, मतलब समझ रहे हो, कोई मान लो कि एक लाइब्रेरी में एक कोई जगह है या रैक है, तो उस पर मान लो कि सारे फ़िलॉसफी के बुक्स हैं, फ़िलॉसफी के, तो कोई रीडर है तो वो एक तरह से पर्सनल कांटेक्ट बना लेता है उससे, कि उसका इट्स लाइक अ फ्रेंड कह सकते हो आप, कि वो जो है वहाँ पे जाके अच्छा फील करे, है ना। तो पर्सनल कांटेक्ट उसी को कहते हैं ना, जहाँ पे जाके आप अच्छा फील करो। मतलब रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल जो है ये स्ट्रेस दिया गया था सैमुअल एस ग्रीन द्वारा, कि ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए कि लोग पर्सनली मतलब उससे रिलेट कर सकें, कांटेक्ट उनका जैसे पर्सनल हो वहाँ पे, ठीक है जी, जिससे लोग ज़्यादा विजिट करें लाइब्रेरी और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके। ये सैमुअल एस ग्रीन द्वारा दिया गया है। अब देखो कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थियरीज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज आर गिवन बाय जेम्स आई वायर। जेम्स आई वायर जो है ये कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थियरी ऑफ रेफरेंस सर्विस दिया है, जेम्स आई वायर, ये आपको याद ही करना होगा, ठीक है जी। ये रेफरेंस सर्विसेज याद करना, कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थियरी। अब देखो आंसरिंग टेक्निकल इंक्वायरीज, रेफरल सर्विसेज, कंपाइलेशन एंड बिब्लियोग्राफीज, रेट्रोस्पेक्टिव जो है हुआ सर्चिंग, डॉक्यूमेंट बैकअप एंड ट्रांसलेशन सर्विस आर ऑफर्ड एज एंटीसिपेटरी सर्विसेज। देखो एंटीसिपेटरी सर्विसेज क्या होगा, जैसे मान लो कि डोनाल्ड जे ट्रम्प राष्ट्रपति बने यूएसए का, तो एक लाइब्रेरियन ये एंटीसिपेट कर सकता है कि इनके जो, जैसे मान लो कि एक ये बुक लिखे हुए हैं आर्ट ऑफ डील, कि डील कैसे करना चाहिए, तो ये आपका जो है एंटीसिपेटरी सर्विसेज में आ जाएगा कि ये राष्ट्रपति बने हैं तो इनका ये बुक जो है फोकस में आएगा, तो वो बुक आपके पास होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का उसका बैकअप होना चाहिए, ये सब सर्विसेज जो है। तो जैसे टेक्निकल इंक्वायरीज हो गया, रेफरल सर्विसेज, कंपाइलेशन, ये सब बिब्लियोग्राफी इस बुक का हो जाना चाहिए, ये सब एंटीसिपेटरी सर्विस में आ गया। ये आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि इसका डिमांड आएगा। देखो हाउ द यूज ऑफ लाइब्रेरी कैन बी मैक्सिमाइज, तो रेफरेंस सर्विस आपको पता है कि कोई जो है रेफरल सेंटर्स होते हैं जहाँ से आपको रेफरेंस सर्विस दिया जाता है कि ये आपको डॉक्यूमेंट या ये आपको बुक जो है वहाँ पे मिलेगा, तो वो रेफरेंस सर्विस में आता है। द कंसेप्ट ऑफ स्टॉपवर्ड लिस्ट इज रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग। स्टॉपवर्ड कीवर्ड इंडेक्सिंग में है, याद कर लो आप। When was the concept of selective dissemination of information introduced? तो 1958 में selective dissemination of information, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि पार्टिकुलर यूजर्स को पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही आपको भेजना पड़ेगा, तो वो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन किसी को डिसेमिनेट करना, भेजना किसी पॉइंट पे, तो वो SDI जो है 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर 1980s के बाद जो है जैसे कंप्यूटर्स वगैरह आ गया तो SDI जो है वो ऑनलाइन हो गया।
अब देखो कंप्यूटर बेस्ड एसडीआई जो है एचपी लुहान, ये आप याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड एसडीआई एचपी लुहान का दिया गया। अब देखो इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूज़र। इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूज़र मैंने पहले बताया था कि आप कोई नए यूज़र हैं तो आपको पहले जैसे स्कूल हुआ या कॉलेज हुआ तो वो लाइब्रेरी में फ़र्स्ट टाइम यूज़र आएगा, जैसे फ़र्स्ट टाइम आता है तो उसे पता होना चाहिए ना कि मैगजीन्स कहाँ है, इशू कैसे कराना है, वापस कैसे करना है। फिर आपको कोई और जैसे बुक्स चाहिए, जैसे जर्नल्स चाहिए, मैगजीन्स चाहिए तो उसके लिए किससे कांटेक्ट करना है, लेट फाइन कितना होता है, ये सब चीज़। तो इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर बस पॉइंट बाई SR रंगनाथन जो हमारे लाइब्रेरी के माई बाप हैं वो आपके इनिशिएशन प्रोग्राम किए थे। अब देखो वेब ऑफ साइंस इज अ साइटेशन इंडेक्स है। वेब ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि साइटेशन ये होता है कि किसी जर्नल में आपका अगर पेपर पब्लिश हुआ है तो उस पेपर वो कितने लोग साइट कर रहे हैं दूसरे रिसर्च पेपर में, कि आपके से इंस्पायर होके आपके डेटा को यूज करके ये सब से, तो वो जो है अपने पेपर के लास्ट में लिखते हैं कि मैंने जे पेपर से जो है साइट किया है। ठीक है, तो वो वेब ऑफ साइंस जो है वो साइटेशन इंडेक्स है। अब देखो हाउ मैनी डिफरेंट फेजेस थ्रू विच SDI सिस्टम फंक्शन, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है 4 फेजेस से फंक्शन करता है, बस याद कर लो। और देखो ट्रेड्स डे डॉक्यूमेंटेशन वाज ब्रॉट आउट बाय पॉल आउटलेट्स इन 1934, ये याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड्स डे डॉक्यूमेंटेशन ब्रॉट आउट बाय पॉल आउटलेट इन 1934। अब क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड साइटेशन इंडेक्सिंग जो है, सो ये आपने पढ़ा होगा कि गारफील्ड जो है क्या थे, ये यूजीन गारफील्ड। कंप्यूटर बेस्ड साइटेशन इंडेक्सिंग जो है सो यूजीन गारफील्ड का दिया है। तो ये यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद भी हम बहुत सारे लेक्चर लाएंगे मैं इस मैराथन सीरीज में, तो आप बने रहें, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि जैसे ही हम वीडियो लाते हैं आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियोज़ हैं और चैनल से यूट्यूब पे कि छिप जाएगा हर चीज़, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। और देखो अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तब तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें, जिससे मैं जो है आपसे जुड़ सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।